चमोली से खबर मिल रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया है। लामबगड़ के पास देर रात को एक टेम्पो ट्रैवलर्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 2 यात्रियों को चोटें आई हैं। पुलिस ने सभी घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर ये सभी तीर्थ यात्री आए हुए थे। तो गाड़ी में 11 सवारी थे और पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचा दिया है। बद्रीनाथ की यात्रा पर ये सभी तीर्थ यात्री आए हुए थे। इस दौरान बड़ा हादसा हुआ है और कह सकते हैं कि हादसा टला है। हादसे में 2 यात्रियों को चोट आई है। देहरादून से खबर है, जहां पर धामी सरकार की बात करें तो धामी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ ही स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी पदों को आउटसोर्स से भरने की मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कॉलेजों में मेधावी छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव भी आ सकता है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कहा जा रहा है कि छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव भी यहां पर आ सकता है। खाद्य विभाग से जुड़े भी प्रस्ताव आ सकते हैं। छात्रवृत्ति के साथ साथ कई ऐसे अहम विभाग हैं जिनकी तरफ से प्रस्ताव आ सकते हैं। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि बैठक काफी अहम है। शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और गृह विभाग की तरफ से प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि देखना यह होगा किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। तो धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। हालांकि इस बैठक पे सभी निगाहें टिकी हुई हैं और बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं, राजस्व विभाग से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं, गृह विभाग से भी जुड़े प्रस्ताव यहां पर आ सकते हैं, जिसकी मंजूरी आज धामी कैबिनेट में मिल सकती है। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइए, क्योंकि धामी कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, इसमें कहा जा रहा है कि 3 ऐसे विभाग हैं, चाहे बात शिक्षा विभाग की करे या फिर राजस्व की करे या फिर गृह विभाग की करे, इन तीनों विभाग से प्रस्ताव भी आ सकते हैं, मंजूरी भी मिल सकती है। कौन कौन से प्रस्ताव आ सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो अनुमान जताया जा रहा है, करीब 1.5 दर्जन के आसपास प्रस्ताव आज की कैबिनेट मीटिंग में आ सकते हैं और सबसे ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो शिक्षा विभाग से रहने वाले हैं। खासकर जो स्कूल हैं उनमें चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं वो बड़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं। कैबिनेट एक डिसीजन दे सकती है कि इन तमाम पदों को आउटसोर्स से भरा जाए। ये शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव है जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज की कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए भी सरकार एक मेधावी छात्रवृत्ति योजना ला सकती है। माइनिंग डिपार्टमेंट से भी प्रस्ताव आ सकते हैं। जो माइनिंग नीति है उसमें कुछ संशोधन हो सकता है उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुसार। तो करीब 1.5 दर्जन के आसपास प्रस्ताव हैं जो आज की कैबिनेट मीटिंग में आ सकते हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील। उत्तराखंड के मैदानी जिलों के सरकारी स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट शिक्षा विभाग की चिंता बन गया है। प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल में आज भी स्थिति ये है कि 7 से 10% तक गर्ल्स ड्रॉप आउट हो रही हैं। खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों को लेकर शिक्षा विभाग स्थिति ऐसी है कि यहां पर लड़कियों के ही ज्यादातर ड्रॉप आउट केस सामने आ रहे हैं, जबकि मैदानी जिलों में पहाड़ों के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद ड्रॉप आउट केस मैदानी जिलों में रिकॉर्ड में है। अब नए सेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट लड़कियों के स्कूल छोड़ने की वजह पर बात करने की बात कर रहा है। शिक्षा विभाग भले ही दावा करे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रदेश में लागू है और उसी के हिसाब से स्कूल में पढ़ाई चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल संचालक ही मान रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत रोजगार परक शिक्षा को लेकर स्कूल में स्टूडेंट्स अपने हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं, मगर आज भी ज्यादातर प्राइवेट स्कूल पुराने सब्जेक्ट पैटर्न पर ही चल रहे हैं। यानी अगर आपने विज्ञान विषय चुना है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। इसी तरह दूसरे वर्ग में भी नियम है, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट को अपने विषय चुनने का पूरा अधिकार है। स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि ऐसा करवा पाना मुश्किल है, भविष्य में इसके परिणाम दिक्कत दे सकते हैं। इसीलिए सीबीएसई से संबद्ध ज्यादातर स्कूल इसको नहीं मान रहे।
देखिए हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी सभी स्कूलों ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको ऑप्ट नहीं किया है, क्योंकि उसमें मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट है, जो कि क्लास 12 तक पॉसिबल नहीं है। वहीं सरकारी स्कूलों में भी कमोबेश यही स्थिति है। तकनीकी कोर्स अलग से भले ही सिखाए जा रहे हैं, लेकिन साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट में छेड़छाड़ नहीं की है। हालांकि शिक्षा सचिव कहते हैं कि कुछ अशासकीय स्कूलों में ऐसा है कि वो पालन नहीं कर रहे, जिनको हम देख रहे हैं। देखिए, इसमें जो खास करके जो सीबीएसई बोर्ड हैं और जो हमारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स में और इसमें तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। लेकिन आज जैसे प्राइवेट बोर्ड्स है, वहाँ पर थोड़ा सा उनके साथ में भी हम इंगेज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा, क्योंकि वो अपना करिकुलम फॉलो करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा गैप है। यानी साफ है कि स्कूलों में अब भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करवाने में कई झोल हैं, जिसको अधिकारी भी समझ रहे हैं, मगर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्री मानसून शावर सक्रिय होना इसकी वजह माना जा रहा है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे जिलों में तेज बारिश का सिलसिला 3 जून तक रहने का अलर्ट है। इसके अलावा आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में भी पल पल मौसम बदल रहा है। अचानक से बारिश की वजह से दिक्कतें भी कई हो रही हैं। कभी तेज धूप तो कभी एकदम से बारिश यहाँ परेशानी का सबब बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि रोड पहले तो देखिए किस तरीके से खुदी हुई है। ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरह से पोल खुल गई है। इस बारिश के बाद से ही कल भी आधे घंटे की बारिश में ही जो सड़कें थी वो लबालब यहाँ पर पानी से हो गई। इसके अलावा 3 जून तक मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है कि बारिश इसी तरीके से होती रहेगी। तेज आंधी भी कई जिलों में चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके अलावा 3500 मीटर से जो ऊपर के इलाके हैं वहां पर ये कहा जा रहा है कि बर्फबारी हो सकती है। 4 धाम रूटों पर खास तौर पर सतर्कता बरतने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है। प्री मानसून शावर एक्टिविटी पश्चिमी विक्षोभ के चलते सक्रिय हो गई है और इसी वजह से ये बारिश होना बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। देहरादून में जमकर बारिश होती है और पानी की निकासी के लिए पहले यहाँ खास तरीके से आपचक बनाए जाते थे, लेकिन ना अब तो दून में आपचक दिख रहे हैं और ना ही पानी की निकासी का कोई विकल्प। देहरादून और आसपास पहले जब घर बनाए जाते थे तो घरों के बीच में कुछ जगह भी छोड़ी जाती थी। आपचक नाम की इस जगह से ही पानी की निकासी होती थी, मगर लगातार बन रहे कंक्रीट के जंगलों में अब आपचक गायब हो गए हैं। लिहाजा मानसून में जगह जगह जल भराव आम हो गया है। तो पहले जो छोटी छोटी गलियां होती थी ना, ये कॉमन पैसेज छोड़ा जाता था कि आम गली नहीं होती थी। ये सिर्फ बरसाती नालों के लिए, पाइपों के लिए और जो अंदर गलियों में छोटे छोटे कनेक्शन होने के लिए छोड़ा जाता था ये। लेकिन आज इन्होंने लोग इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आपचक तो रहे नहीं, लेकिन राजधानी में ड्रेनेज के लिए कोई सिस्टम भी नहीं बन पाया है। कई जगहों पर घरों तक में पानी घुस जाता है। अब इस जल भराव के कारण दून की अन्य धरोहर मानी जाने वाली लीची के बाग, चाय के बाग और बासमती चावल के खेत भी कहीं नहीं दिखते। जो हमारी ड्रेन्स वगैरह क्लीनिंग का कार्य है वो लगातार चल रहा है और इसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि मानसून से पहले हम लोग मेजर ड्रेन्स अपनी सारी क्लियर करवा लें। हर बार प्रशासन दावे करता है कि मानसून की पूरी तैयारी है, लेकिन सच तो ये है कि ना पुराना सिस्टम अब बचा और ना ही नया सिस्टम बन पाया है। लिहाजा इस सीजन भी जल भराव की समस्या सामने खड़ी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए विशाल गर्ग की रिपोर्ट। चमोली में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पिछले 2 दिनों में लगातार मौसम बदल रहा है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा के बीच बारिश का दौर जारी है। हेमकुंड साहिब में मौसम बदलते ही बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। आज सुबह हेमकुंड साहिब के गोविंद घाट से घांगरिया में बात करें 2070 संगत और घांगरिया से हेमकुंड साहिब 1570 श्रद्धालु रवाना हुए।
पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। अगर हेमकुंड साहिब की बात करें तो पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी लगातार मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ ही ठंड हो रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आज भी हेमकुंड साहिब के लिए लगभग गोविंद घाट से 2000 तीर्थयात्री घांगरिया के लिए रवाना हुए हैं। तो घांगरिया से हेमकुंड लगभग 1500 संगत मत्था टेकने के लिए हेमकुंड साहिब के लिए सुबह ही निकल चुकी है। नितिन सेवाल, न्यूज 18 चमोली। मई महीने में ही पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है। सुबह से ही जिले के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिर रहे हैं, जिससे बागवानी को नुकसान हो रहा है। सुबह सुबह बारिश होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बार बरसात से पहले ही मौसम हो गया है, क्योंकि गर्मी का आभास हो नहीं पा रहा है, जिससे कि जो है बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और उसके बाद आम जनता को भी परेशानी हो रही है। जो श्रमिक लोग हैं वो भी नियमित रूप से कार्य में नहीं जा पा रहे हैं, जिससे आजीविका पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्री जाम से परेशान हो रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ते ही जगह जगह पर जाम लग गया है। यमुनोत्री हाईवे पर राड़ी टॉप के दोनों ओर खस्ताहाल संकरी सड़क पर लग रहा जाम। इसके साथ ही स्याना चट्टी से जानकी चट्टी के बीच भी जाम से यात्री परेशान हो रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर भी गंगनानी से हर्षिल तक जाम लग रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है। जनवरी महीने में जोशीमठ में हुए भू धसाव की आफत स्थानीय होटल कारोबारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। चारधाम यात्रा के दौरान जोशीमठ में ऑनलाइन बुकिंग पर इसका काफी असर पड़ा है, जिससे होटल कारोबारियों में निराशा भी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ तीर्थयात्रियों का कहना है कि जोशीमठ में ऐसी कोई आपदा नहीं है जो शहर समान है, लेकिन अफवाहों से जोशीमठ के कारोबार को नुकसान पहुंचा है। क्योंकि यात्री से सभी से अपील यही है कि जोशीमठ में रुके और यहाँ के मठ मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करें। लेकिन यहाँ प्रशासन ने भी कोई रोक टोक नहीं करी है। रास्ते में कई जगह चेकिंग हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जोशीमठ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे पहले हमने न्यूज़ में सुना कि जोशीमठ धसक रहा है, दीवारों में दरारें आ गई हैं, वहाँ रुकना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ किसी प्रशासन ने भी नहीं कहा कि आप जोशीमठ में मत रुकिए ऐसा कि, और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ऐसे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। आने से ही यहाँ के लोग ऐसी दहशत फैला दी लोगों ने कि जोशीमठ में लोग रुकना ही नहीं चाह रहे हैं। जो भी है वो निकल जाएं, या तो जोशीमठ के ये बद्रीनाथ के लिए निकल जाए, या तो आप पीपल कोटी के लिए निकल जाएं। जोशीमठ में इस आपदा के चक्र ऐसे फैला रखा है इन्होंने। निर्जला एकादशी के मौके पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हर की पैड़ी पर सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान कर पूर्ण दान दान पुण्य जो है वो करने का खास महत्व है। इस दिन महिलाएं गंगा स्नान के बाद उपवास रखती हैं और भगवान विष्णु की आराधना करती हैं। गंगा स्नान में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आस्था की डुबकी, श्रद्धा की डुबकी मां गंगा के तट पे लगा रहे हैं। और आज निर्जल एकादशी, आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना 24 एकादशियों में बड़ी एकादशी आज निर्जला एकादशी का महापर्व है। मैंने एकादशी का व्रत रखा है, गंगा स्नान किया, बहुत ही महत्व है एकादशी का। जैसे पानी के मटके दान करना, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करना, जो भी श्रद्धा समान हो वो दान करो। राज्य की सरकार ने युवाओं को निवास, जाति और चरित्र प्रमाण पत्र के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने की सुविधा दे दी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में जेईई की रिपोर्ट का विकल्प नहीं होने से अधिकांश प्रमाण पत्र निरस्त हो रहे हैं। देखिए क्या है ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में। राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करने को लेकर सरकार ने अधिकांश कार्य डिजिटल शुरू कर दिए हैं, लेकिन आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए लगाई जाने वाली जूनियर इंजीनियर की रिपोर्ट के लिए अभी भी युवाओं को जेईई के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है उनके प्रमाण पत्र रद्द हो जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस जो है वर्तमान में राइट टू सर्विस के अंतर्गत उसमें 15 दिन के अंदर हमको सर्विस दी जानी होती है। सारे प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। तो जो वर्तमान में पोर्टल के अंतर्गत जेईई के लिए ऑप्शन नहीं है, तो अभी जो व्यवस्था बनी है उसमें जो आवेदक है वो जेईई से रिपोर्ट लगाकर उसको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय का भी आदेश है। उसी क्रम में जेईई लोग रिपोर्ट लगा रहे हैं।
वहीं कांग्रेस को भाजपा सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब जब बीजेपी सरकार सत्ता में आती है वो नियमों को कठोर बनाती है, जिससे जनता परेशान रहती है। हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए मांगा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो करके, और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जब जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान नहीं है, उन्होंने कोई व्यवस्था को, कोई नीति को सरलीकरण करने में उसको कठोर कर दिया गया। कहीं ना कहीं इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए उन बेरोजगारों को, नौजवानों को या अन्य लोगों के लिए, और उसके लिए उस व्यवस्था को और कैसे सरलीकरण हो और कैसे सुविधाजनक हो, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन युवाओं को ईडब्ल्यूएस के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कुछ युवा तो प्रमाण पत्र नहीं मिलने से आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। अब शासन को चाहिए कि सभी रिपोर्ट ऑनलाइन मंगाए, जिससे बेरोजगार को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। जून में G20 की एक बैठक और उत्तराखंड में प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। ऋषिकेश नगर निगम में प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भेजकर ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर डेलीगेट्स की आरती कराने का अनुरोध किया गया था, जिससे पीएमओ ने स्वीकार करते हुए स्थानीय प्रशासन को स्थलीय निरीक्षण के आदेश दिए हैं। G20 के नोडल अधिकारी पंकज पांडे ने त्रिवेणी घाट का स्थलीय निरीक्षण करके 15 दिन के अंदर सभी कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए हैं। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोटी बोटिंग पॉइंट के साथ ही अब टिहरी झील में अन्य बोटिंग पॉइंट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कोटी बोट यूनियन द्वारा पहले नए बोटिंग का विरोध शुरू किया गया था। पहले कोटी बोटिंग पॉइंट पर सभी जरूरी सुविधाएं देने की मांग की गई थी, जिसको लेकर अब पर्यटन विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जो टिहरी झील के आसपास नए बोटिंग पॉइंट के लिए सर्वे कर जगह चिन्हित करेगी, जिससे कोटी के साथ ही डोबरा, टिपरी, तिवाड़ गांव में नए बोटिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। नए बोटिंग पॉइंट पे एक कमेटी का गठित किया गया है, जो डिफरेंट स्थलों का विजिट करेगी, देखेगी कि कहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है और जिस पे मतलब शुरू किया जा सकता है, और सिक्योरिटी पॉइंट्स है जो ठीक है। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसा गूंजी गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है। ये गांव भले ही सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हो, बावजूद इसे बचाने की कवायद नहीं दिख रही है। इस गांव को 2 बड़ी नदियां धीरे धीरे निगल रही हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी गांव जितना ऐतिहासिक है, उससे कहीं ज्यादा इसका वर्तमान में महत्व है। ये गांव इंडो चाइना ट्रेड का केंद्र होने के साथ ही कैलाश मानसरोवर का अहम पड़ाव भी है। इस गांव में सेना के साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी साल भर मौजूद रहती हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से इस गांव के वजूद पर खतरा मंडराया है। असल में गुंजी को काली और कुटी यांगती नदी ने दोनों ओर से घेरा है। इन दोनों नदियों के तेज कटाव के कारण आए दिन गुंजी की जमीन नदी में समा रही है। गुंजी के लिए खतरा यह है कि जो नदी से भू कटाव हो रहा है दोनों तरफ, एक तो महाकाली नदी जो नेपाल और एक कुटी यांगती करके उधर से आता है, कुटी नदी, वो हमारा जमीन बहुत ही कटाव हो रहा है। एसएसबी है वहाँ पर, एसएसबी के तरफ भी बहुत ही कटान हो रहा है। ग्लेशियर से निकलने वाली काली और कुटी यांगती नदियों का बहाव साल भर तेज रहता है। सुरक्षा के लिहाज से अहम होने के कारण सेना को गुंजी में जमीन की भी दरकार है, लेकिन गुंजी का भूभाग आए दिन कम हो रहा है। यही नहीं, बॉर्डर के इस गांव को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया है, फिर भी इसे बचाने की कोई कवायद होती नजर नहीं आ रही है। काफ़ी भूस्खलन हुआ था तो पूरी सर्वे टीम भी गई थी, और हमारे द्वारा इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा इसमें काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं। तो उसी में कुछ योजनाएं हमारे भारत सरकार को भी प्रेषित की गई थी, जिसमें भारत सरकार ने भी 5 ऐसी योजना हैं जो कि डिफेंस से कैंप के आसपास है, उसको प्रस्तावित किया है आगे। गुंजी जैसा खतरा यहाँ नदी किनारे बसे कई इलाकों में मंडरा रहा है, लेकिन अधिकांश इलाकों में सुरक्षा दीवार लगाई जा चुकी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि देश की सुरक्षा के साथ ही कई मायनों में खास रहे गुंजी को बचाने की कवायद आखिर कब शुरू होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जा रही हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण
पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।